Class 9th students, good morning all of you. Today I will continue the lesson what is democracy, why democracy. This lesson is going on. In this lesson I explained you already, मैंने आपको जो फीचर्स जो है वो डेमोक्रेसी के मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो इन दिस फीचर्स के अंदर अपन ने देखा पहला फीचर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा ही लिया जाता है. अगर मान लो इलेक्टेड रूलर्स हैं किसी देश के अंदर और वो उनके पास में डिसीजन पावर नहीं मेकिंग नहीं है, मतलब वो अपने कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो उसे अपन डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. तो डेमोक्रेसी का फीचर जो फर्स्ट फीचर था वो यही था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड रूलर्स हैं उनके पास में पावर जरूरी है, उनको डिसीजन लेने का पावर होना जरूरी है. देन ओनली वी कैन कॉल इट डेमोक्रेसी, तभी अपन इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं. सेकेंड फीचर क्या है स्टूडेंट्स? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. यू सी द स्टूडेंट, चाइना का एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन. चाइना में क्या है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है और वहां का जो प्रेसिडेंट है वो मतलब किसके द्वारा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा चुना जाता है. नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? इट इज द बॉडी ऑफ 3000 पर्सन. ये तीन मतलब वी कैन कॉल इट 3000 मेंबर्स. ये जो 3000 मेंबर्स हैं दीज आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. वो अलग अलग भागों से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं एंड दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द व्हाट यू कॉल चाइना. एंड व्हेन दे कंटेस्ट द इलेक्शन, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं वहां पे, तो क्या होता है कि इसका जो पीपल्स कांग्रेस है इनका जो मेंबर होता है वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और इसके साथ में एक पार्टी अलायंस है, मतलब 8 पार्टियां और हैं जिनको ये कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है. उन पार्टी से कोई मेंबर बिलोंग करता है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है. तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इलेक्शन वहां पे लड़ेगा वो वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसको पीपल्स कांग्रेस मान्यता देती है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से जिसको कम्युनिस्ट पार्टी चुनती है वही व्यक्ति इलेक्शन वहां पे लड़ सकता है. तो ऐसा करने से क्या होता है स्टूडेंट्स? देयर इज नो चॉइस बिफोर द पीपल. लोगों के पास में कोई चॉइस नहीं है. जैसे ए इलेक्शन लड़ रहा है, बी इलेक्शन लड़ रहा है, तो अपने पास में चॉइस होती है. वी कैन चूज द पर्सन फ्रॉम ए और बी. अपन ए और बी के अंदर डिफरेंस रखकर पर्सन को चूज कर सकते हैं. लेकिन चाइना में क्या है कि वहां पे कोई चॉइस नहीं है लोगों के बीच में. लोगों को उसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन में खड़ा किया है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ यू सी दैट सिंस ये तो एक एग्जांपल मैंने चाइना का दिया कि चाइना के अंदर जो है वो वही व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी मतलब इजाजत देती है इलेक्शन लड़ने की. तो चॉइस नहीं हुई वहां पे. अपन किसी के अपनी चॉइस इसलिए नहीं हुई कि वहां पे वही कैंडिडेट जीतेगा इलेक्शन जिसको कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है. ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है मैक्सिको. मैक्सिको के अंदर क्या है कि टाइमली इलेक्शन होते हैं. जितना पीरियड वहां का है 6 साल का पीरियड है. एवरी 6 ईयर मैक्सिको के अंदर इलेक्शन होते हैं. नाउ यू सी दैट दिस इज डेमोक्रेसी फीचर है. डेमोक्रेसी का रूल है कि जहां पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं उसे अपन डेमोक्रेसी कहते हैं. तो ये मैक्सिको रेगुलर इलेक्शन है तो डेमोक्रेसी तो ये हो गई. चाइना रेगुलर इलेक्शन है, डेमोक्रेसी तो हो गई. लेकिन क्या ये रियल डेमोक्रेसी है? ये रियल डेमोक्रेसी नहीं है. क्यों? बिकॉज देयर इज नो चॉइस, मतलब चॉइस नहीं है लोगों के सामने चाइना के अंदर. और मैक्सिको के अंदर क्या घटना घटती है दैट आई विल टेल यू. वहां पे एक पार्टी है जिसका नाम है PRI,
ये पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती आती। जब भी इलेक्शन होते हैं मैक्सिको के अंदर, तो ये पार्टी क्या करती है, अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और उसके लिए ये अनफेयर मीन्स अपनाते हैं। जैसे व्हाट टाइप, ये मतलब टीचर्स जो होते हैं उनको फोर्स करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन पे दबाव बनाएं कि दे शुड कास्ट देयर वोट पर्टिकुलर पर्सन ओनली, मतलब पर्टिकुलर आदमी को ही उन्हें वोट देना है, ऐसा ये दबाव बनाते हैं। दे मेक द प्रेशर ऑन दिस पीपल। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट्स यू सी दैट ये और तरीके भी अपनाते हैं इलेक्शन के टाइम पर। पहला तो ये फोर्स द टीचर्स एंड और, सेकेंड क्या है कि ये अनफेयर जो गवर्नमेंट मिशनरी जो होती है, वाट एवर गवर्नमेंट मिशनरी इज देयर, उसका दुरुपयोग करते हैं। दे यूज द गवर्नमेंट मिशनरी फॉर देयर ओन, आई मीन खुद के हित के लिए ये लोग उसको यूज में लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यू सी, दिस इज नॉट द फेयर इलेक्शन। फिर क्या होता है, ये लोग कई बार क्या करते हैं मैक्सिको के अंदर, ये जो पीआरआई पार्टी है, ये बूथ, पोलिंग बूथ जो होते हैं ना, जहां पे अपन वोट देने जाते हैं, उस जगह को अपन पोलिंग बूथ कहते हैं। तो ये पोलिंग बूथ जो है, वी कम टू नो बिफोर वेल टाइम। ये अपन को जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि अपन को वो अपना पोलिंग स्टेशन बताती है कि आपका बूथ जो है, पोलिंग बूथ जो है वो कहां पे है, और उसके हिसाब से अपन वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन ये पीआरआई क्या है, ये पार्टी ऐसी है कि जो ये रूलिंग में तो है ही, ये पावर में तो है ही, सो दे कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट। तो ये क्या करते हैं, जो लास्ट 11th आवर जब वोट डालने का समय आता है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, पोलिंग बूथ चेंज कर देते हैं। सो पीपल दे डू नॉट नो वेयर इज देयर पोलिंग बूथ, उनको ये पता नहीं रहता है कि कहां पे हमारा पोलिंग बूथ है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये जो पीआरआई पार्टी है ये जीतती जाती है। क्यों कि ये किसी को सही ढंग से वोटिंग करने ही नहीं देती है। वोटिंग का पावर जो गवर्नमेंट मिशनरीज है उसका ये दुरुपयोग करते हैं। तो इसको अपन फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। और चाइना के अंदर कोई चॉइस नहीं है। ये दो एग्जाम्पल दिए मैंने कि अगर ऐसे इलेक्शन हो जहां पे कोई चॉइस ही ना हो, ऐसे इलेक्शन हो जहां पे हमेशा एक ही पार्टी जीतती आए, दूसरी पार्टी जीते नहीं हो। क्यों कि जो पावर का मिसयूज करके जो इलेक्शन होते हैं तो वो उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। तो असल में ये जो डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर जो है वो क्या है कि इलेक्शन must be based on free and fair, election where ruling party has the chance for losing। इलेक्शन जो होते हैं डेमोक्रेसी अपन उसी को कहेंगे जहां पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, मतलब स्पष्ट और सही ढंग से जहां इलेक्शन होते हैं, जहां पे चॉइस होती है, जहां पे जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स को हारने का स्कोप होता है, उसी को अपन डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बनेगी जब वहां पे फ्री एंड फेयर, मतलब साफ सुथरे इलेक्शन चुनाव वहां पे होंगे। देन ओनली वी कैन कॉल इट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अदरवाइज वी कैन नॉट से इट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो दिस इज द टू एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन। तीसरा फीचर क्या है डेमोक्रेसी का स्टूडेंट, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, एक आदमी उसकी वोट, एक बार वो वोट दे सकता है और उसकी जो वोटों की वैल्यू होती है वो भी बराबर होती है, सबकी एक वैल्यू होती है। अगर मान लो ऐसा है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, तब तो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। अगर ऐसा नहीं है देन वी कैन नॉट कॉल इट एज ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। उस कंट्री को अपन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो इसका बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूंगा। ये देखो, टिल
2015 तक सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री था जहां पे वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? वी कैनोट से, बिकॉज इन डेमोक्रेसी ईच पर्सन मीन्स वन पर्सन, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इस्टोनिया। ये लोगों के मतलब जो रशियन माइनॉरिटी रहती है इस्टोनिया के अंदर, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नो, इट इज नो डेमोक्रेसी। तीसरा उदाहरण अपन ये लेते हैं फिजी का। फिजी एक छोटा सा देश है। वहां पे क्या होता है, जो लोग फिजी के हैं उनके तो जो वोट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे एक वोट की वैल्यू हो गई 2, ओके, एक वोट की वैल्यू हो गई 3, मीन्स वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू दोज फिजिन हु बिलोंग फ्रॉम द इंडिया। जो वहां पे इंडियंस भी बहुत ज्यादा है तो उनको भी वोटिंग राइट्स है। तो जो लोग फिजी के अंदर इंडो फिजियन है, फिजी उनकी जो वोटिंग की वैल्यू है वो कम आंकी जाती है। तो ये 3 उदाहरण ऐसे हैं जिनको अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे चुनाव जहां पे होते हैं उनको अपन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते, एंड वी कैन नॉट कॉल सच ए कंट्री एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इन डेमोक्रेटिक कंट्री ईच पर्सन मस्ट हैव वोटिंग राइट, each vote have one value, then only we can call it as a democratic country. So third feature, that is important feature also. What is the third feature of the democracy that we will see? In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Then only हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का। एवरीवन हैव द इक्वल राइट्स टू कास्ट द इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। देन स्टूडेंट्स, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट, मतलब जो चौथा फीचर है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है शॉर्ट में, एवरीवन इज इक्वल इनटू द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में सभी बराबर होते हैं, उसे अपन रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यहां पे आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट द जिम्बाब्वे। आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम इन 1980 के अंदर जिम्बाब्वे के जो है इट बिकेम ए फ्री कंट्री। ये स्वतंत्र देश बन गया था। आफ्टर दैट, सिंस देन कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय द जानू PF1, एक पार्टी है वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर लड़ाई लड़ी थी। उसको अपन कहते हैं मतलब व्हाट यू कॉल दिस फ्री मीन्स टुगेदर फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी कहलाती है। तो इसको अपन कहते हैं, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाम्बो वाज ए फेमस लीडर। हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं तो मुगाम्बो जो है वो वहां पे जीतता है, ओके, पीपल लाइक हिम। लेकिन वहां पे एक कमी है, मुगाम्बो हमेशा जीतता है तो वो अनफेयर मतलब रेस्पेक्ट नहीं देता, ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देता। जैसे मीडिया को वो ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देता है, जैसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देता। ड्यू रेस्पेक्ट का मतलब है जो इज्जत जो उनको देनी चाहिए उतनी वो नहीं देता है। ये क्या करता है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता रहता है मुगाम्बे, और चेंज कर कर उसको जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकार जो है वो मतलब ये खुद लेता जाता है। सो स्टूडेंट्स, यू सी हियर द ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको वहां पे कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। दे ट्रीट देम इन ए डिफरेंट वे, मतलब ये एक अलग तरीके से उनके साथ में व्यवहार करते हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर होते हैं। मीडिया जो है
अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं। न्यूज तभी दे सकता है कोई मीडिया जब इसको इस जानू पीएफ पार्टी की इजाजत होती है। तो इसके लिए ये क्या किया जाता है कि ये पार्टी जो है वो दूसरे लोगों को इज्जत वहां पे नहीं देती है। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, एवरीवन शुड हैव द इक्वल राइट्स एंड इक्वल रेस्पेक्ट। हर आदमी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, हर आदमी को बराबर का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन मुगाम्बो ऐसा नहीं करता है। ओके, एंड जब भी इलेक्शन होते हैं तो दे ऑल्सो मैक्सिको की तरह ये भी जो है वो मिसयूज करते हैं। गवर्नमेंट मिशनरी जितनी भी है उसका मिसयूज ये लोग करते हैं। स्टूडेंट्स, यू सी दैट दे सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू वे गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। अब देखो, ये जो मुगाम्बो जो है इसकी पार्टी जीतने के बाद में ये क्या करता है कि हमेशा जब भी ये पावर में आ जाता है, पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद में ये जो अपने नए नए नियम बनाता है और अपने नए नए नियम बनाकर ये उस हिसाब से ट्रीट करता है दूसरी पार्टीज को दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे वो किसी देश का हिस्सा नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है स्टूडेंट, दैट हाउ वी कैन से दिस रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अपन किसी भी देश को डेमोक्रेटिक देश या कंट्री तभी कह सकते हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की सरकार काम करती है और सबको वहां पे बराबर का अधिकार दिया जाता है, तभी अपन उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो स्टूडेंट्स, अप टू हियर 4 फीचर्स आई हैव एक्सप्लेन यू। मैंने डेमोक्रेसी के 4 फीचर आपको बताए हैं। पहला तो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर्स होते हैं दे हैव द पावर टू टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, तब उसको अपन डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। सेकंड, डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहां पे चाइना की तरह या मैक्सिको की तरह इलेक्शन नहीं होंगे, जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे उसी को अपन डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। थर्ड है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जिसकी 1 पर्सन हो 1 वोट हो 1 वैल्यू हो उसी को अपन डेमोक्रेटिक ऐसी कह सकते हैं। सो लास्ट में है रूल ऑफ लॉ, सब जो है वो कानून की नजर में बराबर हो उसी को अपन डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अप टू हियर आई विल एक्सप्लेन यू टुडे स्टूडेंट। थैंक यू।